वेलकम टू तृतीया क्लासेस फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद तृतीया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तृतीया क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अपनी कुछ क्रॉप्स रह रही थी। वैसे मैंने पहले क्रॉप्स पढ़ाई थी, लेकिन कुछ क्रॉप्स रह रही थी अपने पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके सभी पढ़ेंगे। आज अपने ऑयल सीड क्रॉप्स के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑयल सीड जितनी भी क्रॉप्स है उनको अपने एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्राउंड नट के बारे में, जिनको अपने कहते हैं मूंगफली या ग्राउंड नट। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं इसका जो वानस्पतिक नाम है। वानस्पतिक नाम कह दो या इंग्लिश में कह दो बॉटनिकल नेम। ठीक है, अपने वो देखते हैं अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम या जो बॉटनिकल नेम है वो है अरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, अरेकिस का क्या मतलब होता है? अरेकिस का मतलब होता है पोड। अरेकिस का मतलब होता है पोड। ठीक है, और हाइपोजिया का मतलब होता है कि जमीन के नीचे, यानी कि धरातल के नीचे या बिलो द ग्राउंड, धरातल के नीचे। आपको पता है दो टाइप का जर्मिनेशन होता है, एक एपीजियल और एक हाइपोजियल। एपीजियल मतलब जमीन से ऊपर, हाइपोजियल मतलब जमीन से नीचे। तो अरेकिस का मतलब पॉड, हाइपोजिया का मतलब धरातल के नीचे, जमीन के नीचे या बिलो ग्राउंड, यानी कि इसमें जो पॉड लगते हैं वो जमीन के नीचे लगते हैं। सबको पता है कि ग्राउंड नट में जो पॉड लगते हैं वो जमीन के नीचे लगते हैं, और इसमें जो फ्लावरिंग आती है वो ऊपर होती है, यानी कि जमीन के ऊपर फ्लावरिंग होती है, इसमें फूल लगते हैं ऊपर, और जो पॉड लगते हैं वो जमीन के नीचे लगते हैं। ठीक है, इसलिए अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस मतलब पॉड, हाइपोजिया मतलब धरातल के नीचे, ये इसका बॉटनिकल नाम या वानस्पतिक नाम। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है इसकी जो फैमिली है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं कुल या फैमिली। ठीक है, तो इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी कह लो या फाबेसी कह लो, लेग्यूमिनेसी या फाबेसी। ठीक है फ्रेंड्स, लेग्यूमिनेसी। देखो, ग्राउंडनट ऑयल सीड क्रॉप है, इसलिए इसमें जो ऑयल की मात्रा होती है वो कितनी होती है, यानी कि तेल कितना होता है इसके अंदर, ऑयल परसेंट कितना होता है इसके अंदर, वो होता है 45%। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना कितना होता है ऑयल, 45%। ठीक है, और इसमें प्रोटीन भी होता है। तो प्रोटीन कितना होता है इसमें, आपको याद रखना है, प्रोटीन कितना होता है इसमें, 25%, या आप कर लो 25 to 26%। तो इसमें ऑयल भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ऑयल होता है 45%, प्रोटीन होती है 25%। लेकिन अपने ग्राउंडनट को ऑयल सीड क्रॉप कहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें प्रोटीन होती है। क्यों? क्योंकि देखो, आपने दो टर्म सुनी होगी, एक होता है पल्स, एक होता है लेग्यूम। एक होता है पल्स, एक होता है लेग्यूम। दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अपने देखते हैं पल्स क्या होता है। पल्स जिन क्रॉप्स में ओनली प्रोटीन होती है वो सब पल्स में आती है। ठीक है, ओनली प्रोटीन होती है वो सब पल्स में आती है, और जिनमें प्रोटीन के साथ साथ ऑयल भी होता है वो किस में आती है, वो लेग्यूम में आती है। तो इस ग्राउंडनट के अंदर प्रोटीन है 25%, उसके साथ ऑयल है 45% की, इसलिए ये किस में आती है, लेग्यूम में। ठीक है, और प्रोटीन पल्स में वो आती है जिसमें ओनली प्रोटीन होता है। तो अपने कह सकते हैं कि सारी पल्स जो क्रॉप है वो लेग्यूम हो सकती है, ऑल पल्सेज आर लेग्यूम। ठीक है, लेकिन सारी लेग्यूम क्रॉप पल्स में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि सारी लेग्यूम को पल्स में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पल्स में ऑयल नहीं होता और लेग्यूम में ऑयल और प्रोटीन दोनों होती है। ठीक है, लेकिन पल्स सारी लेग्यूम हो सकती है, क्योंकि पल्स में भी प्रोटीन होती है और लेग्यूम में भी प्रोटीन होती है। तो ये याद रखना, पल्स और लेग्यूम में क्या डिफरेंस है। इसलिए ग्राउंडनट क्रॉप जो है ये ऑयल सीड क्रॉप में आती है, क्योंकि इसमें ऑयल भी होता है 45% और प्रोटीन भी होती है 25%। इसके अलावा जो ग्राउंडनट की केक होती है, जिसको अपने कहते हैं ग्राउंडनट की खली, तो उस ग्राउंडनट की केक के अंदर जो प्रोटीन होता है, ग्राउंडनट की केक कह लो या हिंदी में आप लिख लेना, ग्राउंडनट की जो मूंगफली की जो खली होती है उसके अंदर अगर पूछ ले आपसे प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन इन ग्राउंडनट केक, तो आप करोगे 46%। ठीक है, तो 46% ग्राउंडनट की जो खली होती है, ग्राउंडनट की केक होती है, उसके अंदर 46% क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्राउंडनट की केक के अंदर नाइट्रोजन कितनी होती है, नाइट्रोजन, ग्राउंडनट की केक के अंदर नाइट्रोजन, तो उसका आंसर होगा 7.3, 7.3% होती है ग्राउंडनट की केक के अंदर नाइट्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स,
बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम रेकिस हाइपोजिया, रेकिस मतलब पॉड, हाइपोजिया मतलब धरातल के नीचे, इसमें पॉड लगते हैं जमीन के नीचे, ठीक है, और जो फ्लावरिंग आती है वो ऊपर आती है, ठीक है। ऑयल सीड क्रॉप है इसलिए इसमें ऑयल होता है 45%, लेकिन इसमें प्रोटीन होती है 25%, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो कुल है या जिसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी, इसको फाबेसी भी कहते हैं, ठीक है। पल्स और लेग्यूम के बारे में आपको डिफरेंस बता दिया। और इसकी जो ग्राउंडनट की केक के अंदर या खली के नाइट्रोजन होती है 7.3% और प्रोटीन जो होती है ग्राउंडनट केक के अंदर वो 46% होती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक समझ आ गया आपको, क्लियर है यहाँ तक? अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में अपने बात करते हैं जो ग्राउंडनट का उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थल या अपने कह सकते हैं ओरिजिन प्लेस, वो कहाँ पर है? ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील में, ठीक है। आपको याद रखना ग्राउंडनट का जो उत्पत्ति प्लेस है या उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ पर है? ब्राजील में, ठीक है फ्रेंड्स। और एक आपको याद रखना है एरिडीन, एरिडीन आपने नाम सुना होगा। ये एरिडीन जो होता है ये ग्राउंडनट की जो केक होता है ना उससे बनता है। क्या होता है, क्या मतलब इससे बेनिफिट होता है? ये जो पशु होता है उसके अंदर मिल्क की जो मिल्क को बढ़ाता है, यानी कि मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ाता है लगभग 35%। और स्पेशली किसमें जो गायें होती ना, काउज, उनके अंदर ये मिल्क यानी कि दूध की मात्रा को बढ़ाता है ये एरिडीन, ठीक है, दूध की मात्रा को बढ़ाता है जो ग्राउंडनट की केक से बनाया जाता है। 35% दूध की मात्रा को बढ़ाता है, स्पेशली कौन सी पशुओं में? गायों के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं कि ग्राउंडनट का जो उत्पादन होता है या जिसका जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं उत्पादन की। उत्पादन इंग्लिश में लिख सकते हो आप प्रोडक्शन। तो उत्पादन जो होता है ग्राउंडनट का, मूंगफली का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चाइना के अंदर। कहाँ होता है? चीन के अंदर, ठीक है। उत्पादन कहाँ होता है? चाइना के अंदर। लेकिन आपसे पूछ ले क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर? इंडिया में, यानी कि अपने भारत में, ठीक है। उत्पादन कहाँ होता है? चाइना में। और क्षेत्रफल कहाँ है या एरिया जिसको कहते हैं अपने, वो कहाँ है? इंडिया के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया के अंदर इसका जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, इंडिया के अंदर अगर पूछ ले तो आपका आंसर होगा गुजरात। कहाँ होगा? गुजरात, ठीक है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मूंगफली का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? गुजरात के अंदर, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर एरिया पूछ ले तो आंध्र प्रदेश, अगर प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता पूछ ले तो तमिलनाडु कर देना, ठीक है। गुजरात, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ होती है, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है बीकानेर के अंदर। कहाँ होती है? बीकानेर के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है, ठीक है। तो एक गुजरात के अंदर एक जगह है जिसका नाम है राजकोट, ठीक है, राजकोट। तो वहाँ ज़्यादा मूंगफली होती है, तो इसलिए अपने राजस्थान का राजकोट किसे कहेंगे? राजस्थान का राजकोट किसे कहेंगे? बीकानेर को। राजकोट एक जगह है गुजरात में, वहाँ मूंगफली ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके कारण अपने राजस्थान का राजकोट किसे कहेंगे? बीकानेर, क्योंकि बीकानेर में भी मूंगफली जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और एक होता है कि केंद्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? केंद्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? ये है गुजरात के अंदर, गुजरात। और गुजरात में कहाँ पर है ये? जूनागढ़ में। जूनागढ़ गुजरात के अंदर केंद्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ आ गया होगा आपका, यहाँ तक क्लियर है आपको? बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद अपने देखते हैं कुछ और बातें, देखते हैं ग्राउंडनट के बारे में। एक होता है वर्ड टेस्टा, टेस्टा। ये क्या होता है? जो ग्राउंड नट का जो सीड होता है ना वो एक थिन मतलब एक स्किन से कवर होता है, थिन स्किन से कवर होता है, उसको अपने कहते हैं कि क्या कहते हैं? उसको टेस्टा कहते हैं, ठीक है।
इसके अलावा एक वर्ड है गाइनोफोर। गाइनोफोर यानी कि ग्राउंडनट के गाइनोफोर को क्या कहते हैं? पेग। क्या कहते हैं? पेग। ये आया था JRF 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था। ये गाइनोफोर के क्या कहते हैं? उसको पेग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ आ गया आपको? बिल्कुल क्लियर है। अब अपने बात करते हैं कि ग्राउंडनट जो होती है, मूंगफली जो होती है, ये दो टाइप की होती है। दो टाइप की मतलब ये एक होती है स्प्रेडिंग टाइप जिसको अपने कहते हैं फैलने वाली मूंगफली, और एक होती है इरेक्ट या बंच टाइप जिसको अपने कहते हैं गुच्छे वाली मूंगफली। ठीक है, एक होती है गुच्छे वाली, ठीक है, गुच्छे वाली इसको कहते हैं इरेक्ट या बंच टाइप इंग्लिश में, और दूसरी होती है फैलने वाली जिसको अपने कहते हैं स्प्रेडिंग टाइप, फैलने वाली। जो गुच्छे वाली है ना, इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है अरेकिस हाइपोजिया, सब स्पीसीज फेस्टिगेटा। ठीक है, और ये जो फैलने वाली है इसका होता है अरेकिस हाइपोजिया, सब स्पीसीज प्रोकुम्बेंस। ठीक है, आपको याद रखना है गुच्छे वाली का जो बॉटनिकल नाम होता है वहाँ फेस्टिगेटा लगेगा, इसमें प्रोकुम्बस लगेगा फैलने वाली के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ आ गया आपको? बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद में जो देखते हैं अपने जो सीड रेट है यानी कि बीज दर, तो ये जो गुच्छे वाली और फैलने वाली इनकी जो बीज दर होती है वो इनकी अलग अलग होती है। ठीक है, जो फैलने वाली होती है ना, स्प्रेडिंग टाइप की होती है, इनकी जो सीड रेट होती है वो होती है 60 से 80 kg पर हेक्टर। ठीक है, और जो गुच्छे वाली होती है जिसको अपने इरेक्ट या बंच टाइप कहते हैं, इसकी होती है 80 से 100 kg पर हेक्टर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? गुच्छे वाले की सीड रेट कितनी होती है? 80 से 100 kg पर हेक्टर, और फैलने वाले की कितनी होती है? 60 से 80 kg पर हेक्टर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले स्पेसिंग या हिंदी में कहते हैं अपने रोपण दूरी, तो ये जो फैलने वाली होती है इसकी स्पेसिंग होती है कितनी? 45 इंटू 15 सेंटीमीटर रो इंटू प्लांट होती है ये। ठीक है, और गुच्छे वाली होती है 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे इसके अलावा पूछ ले कि सोविंग डेप्थ यानी कि ग्राउंडनट की सोविंग डेप्थ कितनी होती है, तो आप करोगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सीड रेट होगी, स्पेसिंग होगी, सोविंग डेप्थ होगी, अलग अलग दो टाइप की होती है, गुच्छे वाली और फैलने वाली। ठीक है, स्प्रेडिंग टाइप और बंच टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ आ गया आपको? मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसके अलावा अपने इसमें क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेट में ये जो वार्म सीजन क्रॉप है, आपको पता है ग्राउंडनट जो वार्म सीजन क्रॉप है ट्रॉपिकल प्लांट होता है। ठीक है, इसमें जो मेन होता है टेम्परेचर यानी कि तापमान कितना होता है? ये होता है 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपको याद रखना 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं सोयल यानी कि मृदा। तो ग्राउंडनट के लिए जो सोयल चाहिए आपको वो कैसी चाहिए? सैंडी या सैंडी लोम, सैंडी या सैंडी लोम यानी कि लाइट सोयल। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्टिफ क्ले सोयल होती है ना, स्टिफ क्ले सोयल, ये सूटेबल नहीं है किसके लिए? ग्राउंडनट के लिए, क्योंकि इसमें जो पॉड होते हैं ना उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। ठीक है, पॉड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ आ गया क्लाइमेट कौन सा होता है और सॉइल मतलब कि कौन सी सॉइल में अपने ग्राउंडनट को ग्रो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, और चैनल पर फर्स्ट बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में अपने बात करते हैं ग्राउंडनट के अंदर, इसमें एक कीट लगता है, कीट या इंसेक्ट, सफेद लट, सफेद लट जिसको अपने कहते हैं व्हाइट गर्ब। व्हाइट गर्ब
सफ़ेद लट काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इसका कीट या पेस्ट कह दो आप ग्राउंडनट का। तो इसका जो बॉटनिकल नाम या जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया। क्या होता है? होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक जो बीमारी लगती है, जो डिजीज लगती है, वो इम्पोर्टेंट डिजीज लगती है ग्राउंडनट के अंदर, उसका नाम है टिक्का डिजीज। टिक्का, इसको अपने लिप स्पॉट भी कह देते हैं। लिप स्पॉट यानी कि पत्ती धब्बा। अब ये भी दो टाइप की होती है, लिप स्पॉट भी दो टाइप की होती है। एक होती है अर्ली लिप स्पॉट और एक होती है लेट लिप स्पॉट। अर्ली यानी कि अगेती पत्ती स्पॉट और लेट, ठीक है। कौन सी होती है? अर्ली और लेट लिप स्पॉट, ठीक है। किससे होती है ये जो अर्ली लिप स्पॉट होती है ना टिक्का डिजीज, ये होती है अरेचिडिकोला, अर्ली लिप स्पॉट अरेचिडिकोला, सॉरी सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, ठीक है। सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। और ये जो लेट होती है ये होती है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा से। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। अर्ली लिप स्पॉट अरेचिडिकोला, लेट लिप स्पॉट अर्ली यानी कि अगेती, लेट यानी कि पच्ची, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक समझ आ गया आपको? स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में एक वायरल डिजीज है, मूंगफली में लगती है, उसका नाम है रोजेट। ये वायरल डिजीज है, वायरस से होती है। इसका जो वेक्टर है वो है एफिड। आपको याद रखना, इसका जो वेक्टर है वो एफिड है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में यानी कि ग्राउंडनट के अंदर वीड कंट्रोल के लिए हर्बिसाइड कौन सा अप्लाई करते हैं? हर्बिसाइड यानी कि ग्राउंडनट में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कौन सा हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं? तो वो कौन सा है? टॉक E25, जिसको अपने नाइट्रोफेन कहते हैं। नाइट्रोफेन या टॉक E25, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ग्राउंडनट के अंदर फ्लावरिंग के लिए एक केमिकल डालते हैं, यानी कि फ्लावर इनिशिएशन के लिए। फ्लावरिंग के लिए कौन सा केमिकल डालते हैं? नैप्थलीन एसिटिक एसिड। कौन सा है? नैप्थलीन एसिटिक एसिड। कितना डालते हैं? 40 ppm। अच्छा क्वेश्चन है। ग्राउंडनट के अंदर फ्लावरिंग के लिए नैप्थलीन एसिटिक एसिड 40 ppm, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि सेलिंग परसेंट, यानी कि ग्राउंडनट के अंदर सेलिंग परसेंट कितनी होती है? कितनी होती है? 70%। ग्राउंडनट के अंदर सेलिंग परसेंट कितनी होती है? 70%, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है ग्राउंडनट के अंदर, यानी कि इसमें जो एक स्टेज होती है जिसको अपन कहते हैं पैगिंग स्टेज, वो कब आती है? पैगिंग स्टेज। पैगिंग स्टेज को अपन कहते हैं सुइयां बनना है, यानी कि जमीन के नीचे, यानी कि ऊपर प्लांट है, यहाँ नीचे जो जड़ें होती है उस पर ये सुइयां बनने लग जाती है, उसको अपन कहते हैं पैगिंग स्टेज। ये आती है लगभग 55 दिन बाद में, यानी कि सोविंग के 55 दिन, डेज आफ्टर सोविंग। सोविंग के यानी कि बुआई के 55 दिन बाद में ये स्टेज आती है, जिसको अपने कहते हैं पैगिंग स्टेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया हुआ है। 55 दिन बाद में पैगिंग स्टेज आती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि फ्लावरिंग जो होती है वो कब आती है, यानी कि इसमें फ्लावरिंग स्टेज कब आती है, तो वो आती है 30 दिन बाद में। आपसे पूछ ले फ्लावरिंग स्टेज 30 से 35, ठीक है, यानी कि बुआई के 30 से 35 दिन बाद में आती है फ्लावरिंग स्टेज, और पैगिंग स्टेज, फ्लावरिंग पहले आती है फिर उसके बाद पैगिंग आती है 55 दिन बाद में, जिसको अपने पैगिंग को कहते हैं सुइयां बनना, ठीक है।
एक और क्वेश्चन बनता है ग्राउंड नट के अंदर, क्या होता है कि ग्राउंड नट के अंदर जो नोड्यूल बनते हैं ना वो 80 दिन बाद में, यानी कि सोविंग के 80 दिन बाद में उनकी जो संख्या होती है वो कम होने लग जाती है। जो नोड्यूल बनते हैं ग्राउंड नट के अंदर वो सोविंग के 80 दिन बाद, यानी कि बुआई के 80 दिन बाद में डिक्लाइन होने लग जाती है। डिक्लाइन यानी कि उनकी जो मात्रा होती है वो कम होने लग जाती है, यानी इसके 80 दिन बाद में कोई इसमें नोड्यूल नहीं बनता, कम होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि नोड्यूल कितने दिन बाद में डिक्लाइन होते हैं? फ्लावरिंग 30 से 35 दिन और पैकिंग 55 दिन बाद। यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने बात करते हैं कि ग्राउंड नट के अंदर जो फर्टिलाइजर है, जो उर्वरक है, वो कौन सा डालते हैं। तो इसमें जो सबसे जो ज़्यादा जो ग्राउंड नट के लिए जो उर्वरक डालते हैं ग्राउंड नट, सबसे ज़्यादा इसके लिए ग्राउंड नट क्रॉप के लिए जो अच्छा उर्वरक है इंपॉर्टेंट, वो है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। यानी कि ग्राउंड नट को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट जो क्रॉप होती है वो इसको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि जो ग्राउंड नट के जो पॉड होते हैं उन पॉड के अंदर जो ग्रेन होते हैं वो होते ही नहीं, यानी कि खाली हो जाते हैं। पॉड बिल्कुल खाली, अनफिल्ड पॉड कहते हैं जिनको, उसको वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि उसको अपने कहते हैं पॉपिंग। आया हुआ क्वेश्चन ये, यानी कि ग्राउंड नट के अंदर पॉपिंग किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ग्राउंड नट के अंदर पॉपिंग जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? वो होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। और पॉपिंग क्या होता है? पॉपिंग में क्या होता है, जो ग्राउंड नट के पॉड होते हैं ना, उसके अंदर पॉड के अंदर जो दाने होते हैं, वो ग्रेन होते हैं, वो बनते ही नहीं है। ठीक है, अनफिल्ड कह सकते हैं अपने, अनफिल्ड। ठीक है, तो अपने कैल्शियम अब डालेंगे कैसे? कैल्शियम अपने किसके थ्रू डालेंगे? तो कैल्शियम अपने डालेंगे जिप्सम सल्फेट। किसके थ्रू डालेंगे? जिप्सम के थ्रू। किसके थ्रू? कैल्शियम डालेंगे अपने जिप्सम के थ्रू। ठीक है, कितना डालते हैं ये? इसकी जो लगभग डोज होती है 250 kg पर हेक्टेयर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पॉपिंग हो जाती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। ग्राउंड नट के लिए जो इंपॉर्टेंट जो मेन जो फर्टिलाइजर या उर्वरक होता है वो कैल्शियम होता है। वो किससे डालते हैं? जिप्सम से डालते हैं। जिप्सम से डालते, कितना डालते हैं जिप्सम? 250 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने बात करते हैं डोरमेंसी की, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं सुषुप्तावस्था। तो डोरमेंसी मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड नट जो होती है दो टाइप की होती है। एक होती है जो गुच्छे वाली होती है, एक होती है स्प्रेडिंग टाइप, यानी कि फैलने वाली। तो जो गुच्छे वाली होती है, बंच टाइप होती है, वो तो नॉन डोरमेंट होती है, यानी कि उसमें कोई सुषुप्तावस्था नहीं पाई जाती है। लेकिन जो स्प्रेडिंग टाइप होती है, जो फैलने वाली होती है, उसमें ये डोरमेंसी पाई जाती है। ठीक है, तो वो उस डोरमेंसी को तोड़ेंगे कैसे? डोरमेंसी को ब्रेक कैसे करेंगे? तो डोरमेंसी या तो अपने हाई टेम्परेचर से ब्रेक कर देंगे, यानी कि ज़्यादा तापमान से, या फिर 5 से 10 ppm जो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या फिर इंडोल एसिटिक एसिड, 5 से 10 ppm नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड लेंगे और जो सीड है उसकी इसमें सोकिंग कर देंगे। ठीक है, फिर सीड एक तरह का ट्रीटमेंट करके फिर अपने उसमें सोविंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डोरमेंसी किसमें होती है? ओनली स्प्रेड। आपसे पूछ ले कि दो टाइप की होती है, उसमें से कौन सी मतलब कौन से टाइप में डोरमेंसी पाई जाती है? कौन से में? जो स्प्रेडिंग टाइप होती है, जो फैलने वाली होती है। और किससे तोड़ते हैं ब्रेक करते हैं? या तो हाई टेम्परेचर से, या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड। कितना? 5 से 10 ppm। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। अब आपका बचा है वेराइटीज, यानी कि जो ग्राउंड नट की जो वैरायटीज है वो कौन कौन सी है। मेन पढ़ेंगे अपने वैरायटीज, या अपने कहते हैं इसको कल्टीवार, या फिर अपने किस में हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो बंच टाइप की होती है अपने पहले उसकी वैरायटी देख लेते हैं। जो मेन है वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है इसमें बंच टाइप, यानी कि बंच टाइप जिसको अपने कहते हैं गुच्छे वाली, यानी कि गुच्छे वाली जो ग्राउंड नट होती है, जो मूंगफली होती है, उसकी जो वैरायटी है वो कौन कौन सी है। तो इसमें आपकी एक तो आती है TMB2। कौन सी आती है? एक आती है इसमें आपकी TMB2 और एक आती है आपकी इसमें ज्योति। TMB2 ज्योति, और इसके अलावा है AK12 और AK24। ये AK47 नहीं है,
AK-12, AK-12 और AK-47 या TMB2 या ज्योति, ये किस में आती है? ये किसकी वैरायटी, ये कौन से टाइप की? ये बंच टाइप या गुच्छे वाली जो मूंगफली है उसकी ये वैरायटीज है, ठीक है। इसके बाद अपने देखते हैं स्प्रेडिंग यानी कि फैलने वाली, स्प्रेडिंग टाइप, या अपने कह सकते हैं फैलने वाली जो मूंगफली होती है उसकी जो कौन कौन सी वैरायटीज है। तो इसमें जो मेन है, एक तो है चंद्रा, एक है इसमें M13, चंद्रा, M13, TMB1 और इसमें एक है RS1। मेन ये चंद्रा, M13 ये बहुत बार पूछी गई वैरायटीज है, स्प्रेडिंग टाइप है चंद्रा, M13, TMB1 और RS1, ठीक है। बंच टाइप होगी, स्प्रेडिंग टाइप होगी। इसके अलावा इस एक और होती है टाइप, वो इसको कहते हैं अपने सेमी स्प्रेडिंग, यानी कि सेमी स्प्रेडिंग। इसकी कौन कौन सी वैरायटीज है? तो इसमें भी लिख लो, एक है AK-10, एक है चित्रा और AK-10। बंच टाइप, स्प्रेडिंग टाइप और सेमी स्प्रेडिंग, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझ आया होगा, क्लियर ग्राउंड नट जितना भी था, जितना भी जहाँ से भी क्वेश्चन बने मैंने आपको कंप्लीट बताया है। मेन जो ग्राउंड नट के अंदर इसमें आपने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।